हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन तैयारी अच्छी तरीके से ही कर रहे होंगे। और मैं आज आप सभी का इस नए सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का नाम है, जिस विषय का नाम है फिजिक्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। किस चैनल पर ए टू जेड क्विक रिवीजन, जिस चैनल पर हम आपसे हमेशा की तरह बात करते हैं, उसी चैनल पर आज जो है हम आपको फिजिक्स से संबंधित 10वां क्लास का फिजिक्स जो है उसका प्रथम पार्ट को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं इस वीडियो में, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैप्टर का नाम लगा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले अगर आपसे थोड़ा सा हम जानकारी शेयर करना चाहेंगे। अगर आप इस मेरे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें, चूंकि इस मेरे चैनल पर 10वां क्लास से संबंधित, मुख्य रूप से 10वां क्लास से संबंधित सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब विषय की भी तैयारी करें, तो मेरे चैनल पर लगभग सभी विषयों की वीडियो जो है उपलब्ध कराई जाती है दिन प्रतिदिन। और फिलहाल आपको हम इसके पहले जो है संस्कृत से संबंधित 10वां क्लास का जो संस्कृत है उससे पाँच पार्ट का जो वीडियो है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, देखना नहीं भी चाहते फिर भी उसको देखिए, क्योंकि काम की चीज़ है। और आपको पता है कि 10वां क्लास का जो है, या किसी भी क्लास का स्कूल कोचिंग जो है अभी सब क्या है, बंद है। और चूंकि बहुत दिनों तक ये क्लास डिस्टर्ब रहने के बाद आपकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़े, इसी को देखते हुए हम लोग भी जो है ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किए हैं, जिससे आपको पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं हो। तो अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत की तैयारी करें, तो आपके स्क्रीन पर जो है उसका थंबनेल लगा हुआ है सभी विषयों का, जो 5 गो सब्जेक्ट, 5 गो पार्ट का विषय, 5 गो पार्ट का जो है वीडियो लगा हुआ है, उसको आप पहले देखिए। और आज जो है हम आपसे बात करेंगे भौतिकी में फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जिसका प्रथम पार्ट है, क्या पार्ट का नाम है? प्रकाश का परावर्तन। और इसी चैप्टर से संबंधित जो है, इस चैप्टर को हम ओपन करेंगे, धीरे धीरे चीजों को हम लोग आगे की तरफ समझते हुए चलेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इसको प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है? चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं, चैप्टर क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको चैप्टर के शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप जो चैप्टर, उस चैप्टर के अगर शब्द को समझ गए, तो आप अगर सही से समझ गए तो समझिए कि उसके मैटर को भी आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें ही उसका अर्थ आधा 50% या बोले या 40% अर्थ जो है उसके पाठ के नाम में ही छुपा रहता है। जैसे इसमें क्या लिखा हो? प्रकाश का परावर्तन। मतलब सीधी सी बात है, सबसे पहले हमको किसके बारे में जानना होगा? प्रकाश के बारे में जानना होगा। फिर उसका जो फिनोमिना है, उसकी जो विशेषता है, उसका परावर्तन अपवर्तन तो आगे की बात है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में हम और आप क्या जानते हैं? किसी चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं? हमको लाइट चाहिए। बिना लाइट के, बिना प्रकाश के कोई चीज हम नहीं देख सकते हैं। इस चीज को तो हम सभी जानते हैं। तो इसी चीज को हम कैसे बोलेंगे? अब इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है? आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो इसका अर्थ हम क्या बोलेंगे? इसका डिफिनीशन कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हमें किसी चीज को या किसी वस्तु को, कुछ भी हो सकता है, उसको देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। स्क्रीन पर आप इसकी डिफिनीशन को ध्यान से देखिए। एक दो बार हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक दो बार आप पढ़िएगा, फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। क्या है प्रकाश? क्या है प्रकाश? है कि प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, या किसी वस्तु को हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है ना। छोटे छोटे हम आपको नोट पॉइंट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आगे चल करके हम लोग आगे इसी वीडियो में, अगले वीडियो में हम जो है इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अगला नोट में आप देखेंगे अगर, तो क्या बोलेंगे? अब देखिए, प्रकाश जो है, जो लाइट जो चैप्टर है, जो लाइट जो चीज होता है, उसके बारे में दो जो वैज्ञानिक जो है क्या किया, दो वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है। तो प्रथम जो सिद्धांत है, जिसके स्क्रीन पर आप उसके सिद्धांत को देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर? क्या लिखा हुआ है देखिए, उसको ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि प्रकाश के कर्णिका सिद्धांत। कौन सिद्धांत? कर्णिका सिद्धांत। और कर्णिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप देख रहे होंगे, प्रकाश के कर्णिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? सर आइजक न्यूटन ने किया। कौन किया? सर आइजक न्यूटन। अगर इसको अगर आपको हम एक्सप्लेन करें, तो न्यूटन महोदय जो है
जो लाइट है ना उसको क्या बोल रही है, जो लाइट जो चलता है किस टाइप से चलता है, कण के रूप में चलता है, मतलब छोटा छोटा उसका कण होता है नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है, जो न्यूटन जो है क्या बताया था कि प्रकाश जो है ना किस रूप में चलता है, कण के रूप में। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आंसर बताएंगे न्यूटन ने, है ना। यही आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन महोदय ने किया। आगे देखिए, आगे भी एगो सिद्धांत जो है दूसरा वैज्ञानिक जो दिया, वो वैज्ञानिक उनका क्या सिद्धांत है, अगले नोट में देखिए। अगले नोट में क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत, कौन सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, कह रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हाइगेंस ने किया। कौन किया, हाइगेंस। आप चीज को समझिए, आप न्यूटन महोदय जो है प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में क्या बताएं कि प्रकाश जो चलता है या प्रकाश क्या है, तो कण है ना, किसका बंडल है, वो कण के रूप में चलता है। लेकिन जो हाइगेंस जो वैज्ञानिक थे, दूसरे वैज्ञानिक, उन्होंने इस प्रकाश के फिनोमिना के बारे में, इसके बारे में बताए हैं कि प्रकाश क्या है, कण के रूप में नहीं है, मतलब प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने दिया। और कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेम होता है, एक कणिका सिद्धांत और एक हो गया तरंग सिद्धांत। तो कणिका सिद्धांत के लिए आंसर क्या करेंगे, न्यूटन, और तरंग सिद्धांत के लिए हाइगेंस। क्लियर है। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और। अगला नोट देखिए, आपके स्क्रीन पर अगला नोट लगा हुआ है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत, तो हो गया। अगला आगे देखते हैं, लिखा है कि सूर्य तथा तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। अब देखिए, प्रकाश के जो स्रोत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, है ना। एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है कृत्रिम स्रोत। क्लियर है। तो अभी क्या कह रहा है कि सी वाला नोट जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसमें क्या बोला गया कि सूर्य तथा तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, मतलब प्राकृतिक प्रदत्त है, ये आर्टिफिशियल बनावटी नहीं है ना। इसलिए कहेगा कि सूर्य जो है प्रकाश का कौन सा स्रोत है, तो आंसर क्या करिएगा, प्राकृतिक स्रोत है। हाँ, ऊपर से ठीक है। हाँ, अगले नोट में देखिए, जब प्राकृतिक स्रोत समझ गए तो अगला स्रोत क्या हो सकता है, कृत्रिम स्रोत। तो कृत्रिम स्रोत के बारे में क्या बोलेंगे कि मतलब मानव निर्मित वे पदार्थ जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें कृत्रिम स्रोत कहते हैं, या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, जो मानव निर्मित है ना। जैसे बल्ब ले लीजिए, बल्ब कौन है, प्राकृतिक पदार्थ तो है नहीं, बल्ब तो किसी वैज्ञानिक ने, कोई व्यक्ति ने बनाया है आर्टिफिशियल रूप से। यानी बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट ले लीजिए, मोबाइल का टॉर्च ले लीजिए, या लालटेन ले लीजिए, सारा का सारा जो है किसका एग्जाम्पल हो सकता है, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत का, है ना। और प्राकृतिक स्रोत कौन है, सूर्य है, सबसे बेहतर उदाहरण कौन होगा, सूर्य होगा। और कौन, तारे। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है अगले नोट में, देखिएगा, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कह रहा है कि उस तरह का वस्तु जिससे क्या चीज मतलब प्रोड्यूस हो, क्या चीज निकले, उससे प्रकाश निकले, तो उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु है। कैसा वस्तु है, प्रदीप्त। जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, तो सूर्य से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो बोलेंगे सूर्य क्या है, प्रदीप्त है कि नहीं है, तो प्रदीप्त वस्तु है। मतलब क्या पढ़े हम कि जो वस्तु क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे इसका सबसे सटीक और बेहतर उदाहरण कौन हो सकता है, सूर्य। सूर्य में क्या क्वालिटी है, सूर्य जो है अपना क्या करता है, प्रकाश अपने आप में से क्या करता है, उत्सर्जित करता है, इसलिए बोलेंगे सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है। इसका अगले स्लाइड में देखिए, अगले नोट में देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ नोट है, इसमें आप देखिए, अभी तो पढ़े प्रदीप्त, जिससे वस्तु क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको प्रदीप्त बोलते हैं। और अगले नोट में देखिए, अगले नोट में क्या लिखा हुआ, अदीप्त के बारे में, कि वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे, अदीप्त बोलेंगे।
प्रदीप्त मतलब उत्सर्जित करता है और अदीप्त मतलब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। अब उन सभी वस्तुओं का आप नाम रख सकते हैं जिससे क्या उत्पन्न नहीं हो? लाइट उत्पन्न नहीं हो। जैसे मान लीजिए बेंच है, बेंच से लाइट उत्पन्न होगा नहीं ना, तो बोलेंगे बेंच क्या है? अदीप्त वस्तु है। मोबाइल ले लेते हैं, चलो पहले अपने इंस्ट्रूमेंट का नाम हम लोग ले लेते हैं। मोबाइल जैसे ले लिए, उसके लाइट को नहीं, केवल मोबाइल को लिए, तो उसके पार्ट से किसी से लाइट नहीं ना आएगा। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी कोई चीज है, उससे लाइट उत्पन्न नहीं होगा। गिट्टी ले लो, बालू ले लो, ये सारा का सारा किसका उदाहरण हो सकता है? अदीप्त वस्तुएं। मतलब एक बार और रिवाइज करा देते हैं आपको, स्क्रीन पर आप देखिए, वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। आगे देखिएगा, अब आगे की तरफ बात करें हम तो किरण क्या होता है? अब प्रकाश से ही संबंधित क्या है? कुछ नया सा टर्म क्या है? किरण। स्क्रीन पर देखिए, किरण का फिगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसको एरो बोलते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। किरण क्या होता है? वो भी लाइट ही एक तरह का है। बोलेगा प्रकाश, वह प्रकाश जो किसी खास दिशा में अग्रसर होता है, चलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। आप डिफिनीशन और उसका फिगर जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको उसका एरो का मतलब क्या हो गया? प्रकाश किरण हो गया, और उसका क्या है? खास डायरेक्शन है, इसलिए किसी खास डायरेक्शन में गतिमान प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर है? देखिए इन छोटे छोटे अगर टर्म को अगर आप आसानी से समझ पाएंगे तो आगे जब नया क्वेश्चन बनेगा डिस्क्राइब करके बड़ा बड़ा क्वेश्चन, तो उस चीजों को आप आसानी से समझ पाएंगे। अब किरण से ही संबंधित जो है आपको आगे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? क्लियर है? चलिए, तो अभी तो क्या समझे हम? किरण के बारे में समझ गए। आज बहुत सारा किरण रहेगा ना, पहले देख लीजिए, थोड़ा सा एडवांस करके बता देते हैं। बहुत सारा 4-5 गो किरण को अगर हम लगा दे लाइन से, तो सबको एक साथ मिला के बोलेंगे किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। अब किरण पुंज के बारे में भी आपको साइड में जो है एक रिमार्क करके लगा हुआ है स्क्रीन पर, उसको आप देख सकते हैं। मतलब 4-5 जितना सारा, एक से अधिक जब रे एक साइड जब खींच देंगे तो उसी को बोलते हैं किरण पुंज। मतलब किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन जो आपके स्लाइड में लगा हुआ है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? क्लियर है? तो इसका भी आंसर देखिए आप, इसका आपको आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक में देखिए क्या लिखा हुआ है, आसानी से देखिए, ध्यान से आपको दिख रहा होगा, अभिसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। 2 नंबर में क्या है? अपसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अपसारी। और 3 नंबर में है समांतर किरण पुंज। और तीनों जो किरण पुंज है, उस तीनों का जो फिगर जो है डायग्राम में उसको लगाया हुआ है, और उस फिगर को देख करके समझ सकते हैं कि कैसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप पहले आप जो अभिसारी किरण पुंज है उसके पहले फिगर को देखिए, उसमें क्या लग रहा है आपको? अभिसारी किरण पुंज में क्या लग रहा है? लग रहा है कि किसी एक पॉइंट से सारा किरण बाहर की तरफ निकल रहा है। अब फिगर को ध्यान से देखिए, उसमें क्या लग रहा है कि किसी एक खास पॉइंट से सारा किरण क्या हो रहा है? चारों तरफ निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं अभिसारी। फिगर से स्पष्ट है चीज। इसी का जस्ट अपोजिट है, एक होता है कि एक पॉइंट से चारों तरफ निकल रहा है, ठीक है, फिगर में देखिएगा तो समझ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं अभिसारी। लेकिन जब चारों तरफ से आ करके कहां आ जाए? एक ही पॉइंट पर एकत्रित हो, तो उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। और समांतर के लिए कोई दिक्कत नहीं, समांतर का फिगर आप देख रहे हैं। समांतर मतलब क्या? ये सभी किरणें जो क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो, उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है इतना आप समझ रहे होंगे, है ना? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चूंकि कई बार अधिकतर बार ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, उसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अवतल दर्पण का उपयोग
हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों? क्लियर है? इससे सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, बोलेगा हजामती दर्पण किसे कहते हैं, तो आंसर क्या करेंगे? अवतल दर्पण को। लेकिन ये चूंकि डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया, मतलब डिस्क्राइब करके दिया है लॉन्ग टाइप में, इसलिए क्वेश्चन बना दिया कि अवतल दर्पण को हम हजामती दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, कारण बताइए। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप उम्मीद है आप इस चीज को देख रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस, दो बिंदु है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में जब हम रखते हैं किसी वस्तु को, तो क्या होता है? उसका आवर्धित, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको ना इमेज फॉर्मेशन में जब हम पढ़ेंगे आगे तो आप और क्लियर तरीके से इसको समझ पाएंगे। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को कहां रखते हैं, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं, नहीं जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, उसका फिगर डायग्राम जो इसमें लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है कि जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, फिगर में स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको कि तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है, मतलब आवर्धित बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है? सीधा आवर्धित बनता है और काल्पनिक रूप से बनता है। इसलिए हम क्या कर पाते हैं, अपना जो चेहरा होता है उसको उसमें बड़ा बड़ा दिखेगा, क्योंकि वस्तु बड़ा दिख रहा है, वस्तु की जगह पर चेहरा रखा हुआ है, तो चेहरा भी क्या दिखेगा? बड़ा बड़ा दिखेगा। और चेहरा जब बड़ा बड़ा दिखेगा, इसका मतलब आपका दाढ़ी मूंछ जो है वो भी बड़ा बड़ा दिखेगा। तो बनाने में क्या होगी? सहूलियत होगी, है ना। इसी बात को अगर लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दी, इसका आंसर हो गया, जिसका आंसर आपको एक्सप्लेन करके लगाया हुआ है सटीक आंसर। आंसर आप ध्यान से एक बार पढ़ के देखिए, क्या लगाया हुआ है उसमें? आंसर लिखा हुआ है कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का सीधा, काल्पनिक तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जिससे कि हजामत कराने में क्या होती है? सुविधा होती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। क्लियर है? उम्मीद है आप इस क्वेश्चन के आंसर को आसानी से और इसको लॉजिक को भी समझ पाए होंगे। कितने देर का हुआ?